बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के पाक नाम से हम एक आज के सेशन का आगाज़ करते हैं। ये जो प्रोग्राम है ये आज बड़ा डिफरेंट प्रोग्राम है जो हम CEO क्लब पाकिस्तान और मैनेजमेंट हाउस के प्लेटफॉर्म से शुरू करने जा रहे हैं। इस प्रोग्राम का जो लॉन्च है आज एक सॉफ्ट लॉन्च है। इसका प्रोग्राम को जो हमने ओवर द लास्ट 2-3 मंथ्स हमने कोविड के अंदर भी डिसाइड किया वो ये कॉन्सेप्ट है, जो नाम है आज के प्रोग्राम का वो है मेरा कारोबार। और इसकी जो मेन कॉन्सेप्ट है कि हमने अगले 3 से 6 महीने में कोई 100 के करीब CEOs, एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप्स को डेवलप करना है और कंपनीज को लोगों को हेल्प करना है कि कंपनी कैसे बनाई जाती है। और इसके अंदर मैनेजमेंट हाउस, क्योंकि एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, तो एक हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कोविड के अंदर जो 2 तरह के टारगेट ऑडियंस है ये जो प्रोग्राम की उनको फोकस करें। तो फर्स्ट इज़ वो लोग जो जॉबलेस हो गए, जिनके पास खासकर वो लोग जो अपने मिड करियर में थे, उनके पास जॉब नहीं रही, कंपनियां बंद हो गई, कंपनियां लॉस में चली गई, राइट साइज कटिंग के हाफ द सैलरीज के जो पैकेज चल रहे हैं, तो कोई लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमने कहा यार अब नौकरी जो है ना वो एक ओल्ड गेम, अब हर बंदे को चाहे विलिंगली चाहे फोर्सफुली अपने एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना ही है। तो उसके लिए हमने पहली टारगेट ऑडियंस डिफाइन की वो जॉबलेस की, और ये जॉब जो कर भी रहे हैं वो दे आर नॉट हैप्पी विद द जॉब्स, तो दे कैन ऑप्ट फॉर दिस प्रोग्राम। सेकेंड जो टारगेट ऑडियंस है इस प्रोग्राम की वो हमारी है जो कि वो एंटरप्रेन्योर्स, वो SME स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स जिनकी दुकानें, कारोबार, रिटेल शॉप्स जो इस तूफान में इस कोविड के बह गए हैं या स्ट्रगलिंग है, या जिनको उम्मीद है कि ये सस्टेन नहीं बिजनेस करेगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ द डूइंग बिजनेस इज़ वेरी हाई इन दिस कंट्री, तो वो वाला टारगेट ऑडियंस है। और तीसरी टारगेट ऑडियंस वो हमारे नौजवान, वो बच्चे, वो यंग जिन्होंने यूनिवर्सिटियों से डिग्रियाँ ली, BBA, MBA और MPhil और PhD की, लेकिन वो जॉब के लिए चार्ज करने की बजाय उनको हमने एक सेल्फ एम्प्लॉयड कैसे बनाना है, उनको घर बैठ के उन्होंने अपने स्किल्स को कैसे कैपिटलाइज करना है। तो ये है जी आज की टारगेट ऑडियंस जो ये प्रोग्राम, और ये उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। आज के हमारे जो मेहमान हैं जो हमने इन्वाइट किया, बल्कि मेहमान नहीं कहूँगा, पार्टनर बोलूँगा, ये सफदर साहब हैं जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं बाय प्रोफेशन। इनकी अपनी ऑडिट फर्म है, इसके बाद इनकी अपनी IT और टेक्नोलॉजी की कंपनी है, और इनके साथ को, और ये प्रैक्टिकल है, हमने किसी प्रोफेसर के साथ कोलैबोरेशन नहीं किया, किसी यूनिवर्सिटी के साथ, वहाँ क्योंकि सारे किताबी और थियोरेटिकल बातें करने वाले लोग बैठे होते हैं, हमने एक प्रैक्टिशनर के साथ एक कोलैबोरेशन किया कि सफदर साहब के साथ मिलकर हम इसमें, और इसमें एक बात क्लियरिटी से बता दूँ, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये मैनेजमेंट हाउस है। इसकी अगर कोई चार्जेस वगैरह होते हैं वो जस्ट इसके जो है ओवरकम द जो एक्सपेंडिचर्स के लिए हैं, नॉट फॉर मेकिंग द प्रॉफिट एंड द मनी। सफदर साहब वेलकम सर। थैंक यू जी। सफदर साहब पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, आप माशाल्लाह आपने टाइम दिया, मैनेजमेंट हाउस आए, और ये जो कॉन्सेप्ट हमने आज से 2-3 मीटिंग्स करके इवॉल्व किया। मुझे पहले ये बताएं कि व्हाट इज़ योर आइडिया अबाउट द डेवलपिंग 100 एंटरप्रेन्योर CEOs और कंपनीज बीइंग एन एंटरप्रेन्योर योरसेल्फ। ओवर टू यू सर। देखिए पहली बात तो ये है कि एंटरप्रेन्योर बनना कोई इतना बड़ी गेम नहीं है, ना इतना पैसे वाली बात है। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो चाहे आप छोटा बिज़नेस करें चाहे बड़ा बिज़नेस करें, यू आर पार्ट ऑफ द गेम। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास एक आइडिया है और आप चाह रहे हैं कि कोई काम करना चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो उसके प्री रिक्विजिट्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपको चीज़ें पता होना चाहिए, जो आपको स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर नज़र होनी चाहिए, वो आपको पता, आपका होमवर्क मुकम्मल हो। और ये जो हमने आइडिया बनाया है कि हम इसको 100 एंटरप्रेन्योर को ट्रेन करेंगे, तो इसमें हमारा आइडिया यही है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास आइडियाज़ हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास फंड्स हैं, लेकिन वो उसको अपने आइडियाज़ को मैच्योर नहीं कर पाते। हम उनको ट्रेनिंग देंगे कि क्या लीगल स्ट्रक्चर आपको अडॉप्ट करना चाहिए, कैसे आपको अपने बिज़नेस प्लान बनाने चाहिए, कैसे आपको अपनी मार्केट रिसर्च करनी चाहिए, कैसे आप लोगों को एक्सेस करेंगे, कैसे आप अपनी पिच फाइनलाइज करें, और कैसे आप अपने आइडिया को मटेरियलाइज कर सकते हैं, क्या आपके लिए किस सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और उस अपॉर्चुनिटी को आप कैसे कैश करेंगे, कैसे आप अपने कंपेटिटर एनालिसिस करेंगे, कैसे आप अपने स्वॉट एनालिसिस करेंगे। एक हम 1 विंडो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं कि जितने भी बिज़नेस के डायनामिक्स हैं हम आपको उसके ऊपर ट्रेंड करेंगे। ये सिर्फ अकाउंटिंग नहीं होगा, ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं होगा,
जितने भी बिजनेस रिलेटेड एस्पेक्ट हैं, आपकी कंप्लाइंसेस के हैं, आपकी डेवलपमेंट के हैं, आपके बिजनेस प्लान के हैं, आपकी मार्केटिंग के हैं, हम उन सब एस्पेक्ट के ऊपर आपको ट्रेन करें। थैंक यू वेरी मच सफदर साहब, आपने इसका थोड़ा सा एक साइनॉप्सिस दे दिया कि ये जो प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं इसके अंदर क्या डायमेंशंस होंगे। आपने मेरी जो गुफ्तगू थी आपने उसको कवर कर दिया। पहला क्वेश्चन सर जी आपसे कि पहले ये बताइए कि आप खुद माशाल्लाह खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और एंटरप्रेन्योर भी हैं। पहले ये बताएं कि एंटरप्रेन्योर होता कौन है, क्या इसको डिफाइन करेंगे, क्या वो मुनासिब से सादा अल्फाज यूज़ करेंगे जगलरी ऑफ वर्ड्स में जाने की बजाय, क्या कि सुनने वाले देखने वाले वो सीख सकें। देखिए, अगर सादा ज़ुबान में देखें तो जो भी आदमी कोई कारोबार कर रहा है, दैट इज़ एन एंटरप्रेन्योर। वो चाहे रेडीबान है, चाहे वो फ्रूट शॉप सेलर है, चाहे वो किसी एरोडायनामिक इंडस्ट्री का मालिक है, हर वो बंदा जो कारोबार कर रहा है फॉर मेकिंग प्रॉफिट, ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर। वेरी सिंपल डेफिनेशन। जो बंदा इवन कि उसको पता भी नहीं है, ना पता होना एक अलहदा बात है, मेरी डेफिनेशन हो रही है, लेकिन मैं तो रेडी लगा के मुझे क्या पता होता एंटरप्रेन्योर क्या होता है। हाँ जी, जो भी बंदा चाहे वो छोटा लेवल है उसके कारोबार का या वो मल्टीनेशनल कारोबार का मालिक है, हर वो बंदा जो कोई भी बिजनेस कर रहा है किसी भी लेवल पे है, ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर। मुझे ये बताइए सफदर भाई, हमारे जो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि क्योंकि ये मोस्ट आजकल बोला जाने वाला लफ्ज़ है बिजनेस, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर, कारोबार। मुझे ये बताइए कि हमारा जो माइंड सेट है एज अ कंट्री, एज अ नेशन, वो है रिस्क अवर्स। क्योंकि एंटरप्रेन्योर की जितनी भी सारी रिसर्च पढ़ लें तो पता चलता है कि वो रिस्क टेकर जो होता है वो एंटरप्रेन्योर होता है, जो रिस्क लेना जानता है। हम तो रिस्क अवर्स, जहाँ रिस्क लेने से लोग डरते हैं, उस माशरे में रहते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि हम जॉब सीकर प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हम जॉब क्रिएटर प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। इन दोनों को कैसे डिफाइन करते हैं, जॉब प्रोड्यूसर और जॉब से जॉब क्रिएटर कैसे बना जाए, वो क्या तरीकाकार है? देखिए जी, कोई भी बिजनेसमैन तो रिस्क अवर्स नहीं हो सकता। जब तक आप रिस्क टेकर नहीं होंगे आप बिज़नेस में नहीं जा सकते। जो बेसिक डेफिनेशन एंटरप्रेन्योर की वो यही है, अगर आप किसी डिक्शनरी में देखें, कि हर वो आदमी जो रिस्क लेता है फॉर सेकिंग और अर्निंग प्रॉफिट, वो एंटरप्रेन्योर है। अगर आपकी फितरत में रिस्क लेना नहीं है, अगर आप चांसेस नहीं लेना चाहते, तो ये आपकी बॉल गेम नहीं है। फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप किसी जॉब में जाएं, 9 to 5 जॉब करें और घर आके आराम से सुकून से सो जाएं। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो ये एक 24/7 जॉब है। ये ऐसा नहीं है कि आप गए 5 बजे दफ्तर ऑफ़ किया और मोबाइल ऑफ़ किया और घर आए। उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक सरकारी नौकरी ढूँढें, सुबह 9 से 5 बजे वहाँ पे जाएं और वापस आने से पहले आप अपना मोबाइल फ़ोन ऑफ़ कर दें, ताकि आपको इस दुनिया से आपका ताल्लुक़ ना रहे, फिर आप अपनी दुनिया में रहें। तो जब तक आप कोई चांस नहीं ले सकते तब तक आपको इस तरफ नहीं आना चाहिए। ये सिर्फ रिस्क टेकर्स की गेम है। जो रिस्क अवर्स लोग हैं उनके लिए ये मतलब है कि कोविड के अंदर जो सिचुएशन आई है, जो लोगों की जॉब्स जो लूज हुई हैं, तो वो तो बेचारे तो जॉब वो तो रिस्क टेकर है ही नहीं, तो वो क्या करेंगे? जॉब उनके लिए नहीं, कारोबार वो नहीं कर सकते, वो क्या करें? डिप्रेशन में जाएं, खुदकुशी करें, क्या करें? क्या सोल्यूशन है? देखें, डिप्रेशन और ख़ुदकुशी तो किसी भी मसले का हल नहीं है। जब तक आप अपनी चीज़ों को लिए ऑन बोर्ड नहीं हो के आप कोई भी मसला हल नहीं कर सकते। जहाँ तक जब जाने का ताल्लुक़ है, काफ़ी हद तक वो फॉल्ट एंटरप्रेन्योर पर भी है, काफ़ी हद तक वो मामला जो है वो हालात के ऊपर भी हैं। क्योंकि जहाँ बिजनेसेस बिल्कुल ही क्लोज़ हो गए हैं तो वहाँ जॉब और ना होना बिल्कुल एक डिफरेंट सिचुएशन हो गया हुआ है। अगर आप ये चाहते हैं कि अब आप फाइनेंशियल क्रंच में नहीं जाएं, तो आपको इस तरफ आना होगा कि आपकी जो भी स्किल है आप उस स्किल को एज एन इंडिपेंडेंट सेलर सेल करें। जब आप जॉब पे जाते हैं तब भी आप अपनी स्किल को सेल करते हैं, बट यू आर डिपेंडेंट ऑन योर बिजनेस ओनर। लेकिन अगर आप एज अ डायरेक्ट स्किल सेल करते हैं, जिसे आजकल की ज़बान में फ्रीलांसर भी कहा जाता है, तो आप ज़्यादा इंडिपेंडेंट होंगे, ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग हो जाएगी। लेकिन उसमें सिर्फ फ़र्क ये आता है कि इनिशियली कि पर आवर जो अर्निंग रेट है वो कम हो जाता है। तो आपको लगता है कि यार मैं अगर जॉब में 8 घंटे काम करके 50,000 या 1 लाख कमा रहा था, तो शायद मैं वो उतने ही पैसे जो है वो 10 घंटे या 12 घंटे काम करने के बाद कमाता हूँ। लेकिन ये एक स्टार्ट की स्टोरी है। जैसे ही आप
अपना बिजनेस मैच्योर करते जाएंगे मीडियम रेंज में जाके या फिर एक्सपेंशियल रेंज में जाके, स्काई इज़ द लिमिट। मुझे ये बताइए कि एक एंटरप्रेन्योर की जो आपने कहा कि उसकी मिट्टी डिफरेंट होती है, उसका माइंडसेट, उसका सोच डिफरेंट होती है, वो क्या 3 ऐसी खूबियां हैं या स्किल्स हैं जो एक एंटरप्रेन्योर को एक कामयाब एंटरप्रेन्योर बनाती हैं? सबसे पहले तो उसका यकीन है कि उसे ये यकीन हो कि वो जो प्रोडक्ट उसके पास है, वो जो सर्विस उसके पास है, वो जो स्किल उसके पास है, उसमें वो मास्टर है। उससे बेहतर स्किल किसी के पास नहीं है, और अगर किसी के पास है तो ही आल्सो दी वन ऑफ दी टॉप प्लेयर्स। सबसे पहले उसकी खुद एतमादी है। दूसरा ये कि उसे पता हो कि वो अपनी स्किल को कैसे सेल कर सकता है, अपनी प्रोडक्ट को कैसे और कहाँ वो सेल कर सकता है, उसकी मार्केट क्या है, और वो चांस ले सकता है, वो अपने बिजनेस को प्लान कर सकता है। जब तक आप प्लान नहीं कर सकते, जब तक आप मार्केट के नो हो नहीं रखते, तो आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते और ना ही एक अच्छा बिजनेस जो है वो चला सकते हैं। यानी कि उसका बिलीव होना ज़रूरी है, सबसे पहले यही है। उसको अपने आइडिया पे यकीन होना ज़रूरी है कि वो, और उसको अपनी यकीन हो कि वो एक्सीलेंस की तरफ जा सकता है, क्योंकि दुनिया में जो चीज़ बिकती है वो क्वालिटी और एक्सीलेंस बिकती है। ज़ाहिर है, अगर आप किसी भी फील्ड में जाके ये कहेंगे कि ये एक प्रोडक्ट है, ये 6ठे नंबर की प्रोडक्ट है, पहले 5 ये हैं, तो हर बंदे की कोशिश होगी कि अच्छा यार, अगर ये 6ठे वाली है तो मैं फिर पहले वाली क्यों ना लूँ, मैं दूसरे वाली क्यों ना लूँ। जो अफोर्ड कर सकता है वो मर्सिडीज़ पे चला जाता है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो उससे नीचे की ऑप्शन पे देखता है। लेकिन आप किसी भी बिजनेसमैन को देखेंगे जो अफोर्ड कर सकता है, तो वो कहेगा अच्छा मैंने अगर गाड़ी लेनी है तो मैं मर्सिडीज़ लूँगा, मैं लेक्सस लूँगा, मुझे लैम्बोर्गिनी में लेनी चाहिए। बड़ा बनने से पहले बेहतरीन बनना ज़रूरी है। बड़ा बनने से पहले सोच का बड़ा होना ज़रूरी है। सोच का बड़ा होना ज़रूरी है। और अपने चीज़ एरिया में मुझे ये बताइए कि आप क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, तो मुझे ये बताइए कि बिजनेसेस के बारे में, जब बच्चे आजकल के, पहले तो ये बताइए कि जो कोविड ने एक फ्लड आया और अभी भी चल रहा है, अल्लाह करे कि ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, कि कौन से बिजनेसेस हैं जो इमर्जिंग हैं और कौन से बिजनेस जो स्ट्रगलिंग हैं, ताकि बच्चे अपनी जो बिजनेस प्लानिंग करें तो वो अपनी इमर्जिंग बिजनेसेस को रेंज रखकर, फ्यूचर ग्रोथ को रेंज रख के अपना बिजनेस प्लान डेवलप करें। देखिए, अगर हम 2 ब्रॉड कैटेगरीज बनाएं, जी, तो ऐसी कैटेगरीज जहाँ पे लोगों का क्राउड होगा वो अब आगे नहीं चल सकेंगे, जहाँ रिस्क पे होंगे। यस। और ऐसी कैटेगरी जहाँ पे क्राउड की ज़रूरत नहीं होगी, या आप अपने बिजनेस को इसी लाइन में शिफ्ट कर जाएं जहाँ क्राउड की ज़रूरत नहीं होगी, तो अगले 2 सालों में वो बिज़नेस जो है वो ग्रो करेंगे। अगर हम इसकी डिटेल में जाएं, तो जैसे शादी हॉल हैं, सिनेमा हॉल है, आपके ये जो बड़े मॉल्स हैं, शॉपिंग सेंटर्स हैं, ये अंडर प्रेशर रहेंगे। और अगर आप दूसरी देख रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये जो बातें आ रही हैं कि वैक्सीन अगले साल तक रहेगी, अनलेस के लोग श्योर ना हो जाएं कि जी अब ठीक है, ख़तरा नहीं है, तो ये साल 2 साल तो कहीं भी नहीं जा रही चीज़। तो वो तो सस्टेन नहीं कर सकेंगे। प्रॉब्लम है अब इतनी होल्डिंग पावर नहीं होती लोगों में होल्डिंग पावर तो नहीं होगी, लेकिन लोगों में एक पावर है कि लोग अडॉप्ट करना जानते हैं, लोग अपने बिजनेस प्लान को चेंज करना जानते हैं। और अगर मैं आजकल की टर्म में यूज़ करूं, तो अगर आप अपने बिज़नेस के बारे में एक अच्छा यू टर्न ले सकते हैं तो आप अपना बिज़नेस बचा जाएंगे, और अगर अच्छा यू टर्न नहीं ले सकते तो मुश्किल हो जाएगा। जी ऐसा ही, आजकल जो नेगेटिव वर्ड है ना वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव। तो ये जो यू टर्न से मतलब क्या मुराद है कि क्या वो अपने बिजनेस के प्लान को कैसे रीएडजस्ट करें और कौन सी स्किल्स अपस्किल करें जिसकी वजह से वो बचा जाएंगे, ये जो आप बोल रहे हैं। देखिए, अगर मैं इसको ब्रीफ करूं तो वो जो प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं जो टेक्नोलॉजी बेस हैं, उनके आगे ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ऐसी जैसे कोरियर सर्विस है, जैसे अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, मसलन आपको 3-4 बिजनेसेस की ज़रा कैन यू शेयर विद द नेम ऑफ द नेचर ऑफ द बिजनेस। देखें, अगर हम जो जनरली आजकल कहा जाता है जी आईटी बड़ा ग्रो करेगी, लेकिन आईटी इटसेल्फ जो है वो एक बिज़नेस नहीं है। लेकिन आईटी के अंदर जो बिज़नेस है, जैसे ई कामर्स के बिज़नेस है, जैसे एनिमेशन मूवीज़ हैं, क्योंकि जब तक ये हालात रहेंगे तो आपकी मूवीज़ की जो प्रोडक्शन है वो नहीं हो सकेगी। तो जो एनिमेटेड मूवीज़ का कंसेप्ट है वो बड़ा ग्रो करेगा। इसी तरह आपकी जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो आगे बड़ा ग्रो करेगी।
इसी तरह जो आपकी ऑटोमेशन है, या अगर आपके पास ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसको आप ऑटोमेट कर सकते हैं, या आप ऐसे बिजनेस में हैं जो दूसरों की प्रोडक्ट्स या सर्विसेज या बिजनेसेस को ऑटोमेट कर सकता है, वो आगे जाएंगे। जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं वो आगे जाएंगे। जो टेली एजुकेशन है, जो टेली मेडिसिन के बिजनेस है, वो काफ़ी आगे ग्रो करेंगे। इसमें आगे अपॉर्चुनिटी अभी गैप है बहुत बड़ा। जी, गैप भी है, और इट सेल्फ ये जो कोविड का कंसेप्ट आया है, जो प्रॉब्लम आई है, इसने उसको एक्सपोनेंशियली ग्रो करवा दिया। जैसे जूम यहाँ से ज़मीन से आसमान पे चला गया, जी ऐसा ही। उसकी कैपिटलाइजेशन कितने मिलियन से जो आउटसोर्सिंग की सर्विसेज हैं वो काफ़ी ग्रो करेंगी। अगर आप अपनी सर्विसेज को ऐसे मर्ज कर सकते हैं जो आउटसोर्स हो सकती हैं, जब लोग आपकी आउटसोर्सिंग सर्विसेज को अडॉप्ट कर सकते हैं, तो वो एक अच्छा चांस है आपके बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। वो किसी भी तरह की सर्विसेज है, चाहे वो इंश्योरेंस मार्केटिंग है, चाहे वो अकाउंटिंग सर्विसेज हैं, चाहे वो टीचिंग सर्विसेज हैं, चाहे वो ट्रेनिंग सर्विसेज हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स है, चाहे वो आपकी जो हेल्थ सर्विसेज हैं, आपकी सारी आप यानी कि आउटसोर्सिंग तो पहले से शुरू हो चुका था, लेकिन इसने एज अ कैटलिस्ट का रोल प्ले किया। पाकिस्तान में आउटसोर्सिंग इतना मर्ज नहीं हो सका। वेस्ट में आउटसोर्सिंग में बहुत ज़्यादा ग्रो किया। हमारे यहाँ ज़रूर ह्यूमन टच को ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है कि अगर आप जानते हैं कि कौन आपके लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कहाँ कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो आप उसको ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा है जी लोगों का। मुझे ये बताइए कि बिजनेस जो होता है ये कुछ चीज़ें तो चलो इवॉल्विंग हैं, जैसे अडेप्टेबिलिटी आपने बोला कि चेंजिंग रिक्वायरमेंट को, वो जो था अपना डार्विन कहता था कि सर्वाइवल जो है ना ऑफ ओनली दो स्पीशीज कि दे हु नो हाउ टू चेंज अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, अडेप्टेबिलिटी कहता था जी। अब मुझे ये बताइएगा कि ये चीज़ें तो कुछ वक्त के साथ टेक्नोलॉजी, लेकिन कुछ चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं, कुछ वेरिएबल्स हैं जो चेंज होती रहती हैं बिजनेस के अंदर कांस्टेंट में। जैसे फाइनेंशियल चीज़ें हैं, हर कंपनी को अपने अकाउंट्स मेंटेन करनी है, अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करनी है, अपनी आरओई निकालनी है। इस तरह मुझे लगता है नेचर ऑफ बिजनेस में कोई, जैसे बच्चों को नहीं पता कि ये पब्लिक कंपनी क्या होती है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, ऑनरशिप क्या होती है, ये नेचर ऑफ बिजनेस एंड डायमेंशन ऑफ बिजनेस पे थोड़ी सी रोशनी डालें। कितने किस्म के बिजनेसेस होते हैं? देखिए, आप अगर लीगल एस्पेक्ट की बात करें तो मेनली 3 तरह के लीगल स्टेटस है जो एक बिज़नेस ओन कर सकता है। जैसे आप एज एन इंडिविजुअल बिजनेस कर सकते हैं, जिसे सोल प्रोप्राइटर कहा जाता है। आप 2-4 लोग मिल के काम कर सकते हैं, जिसे पार्टनरशिप कहा जा सकता है। और तीसरा कंसेप्ट है कॉर्पोरेट सेक्टर का, जिसे हम नॉर्मली कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिस्टेड कंपनी की हम बात करते हैं। तो ये 3 डिफरेंट लीगल स्टेटस अवेलेबल हैं। और लीगल स्टेटस कौन सा सूटेबल रहेगा आपके लिए, ये कोई टॉस का प्रोग्राम नहीं है। आपको अपने नेचर ऑफ बिजनेस और अपने नेचर ऑफ प्रोडक्ट के मुताबिक जो है वो लीगल स्टेटस चूज़ करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी सब्सिडीज़, बहुत से टैक्स इंसेंटिव्स, बहुत सी फाइनेंसिंग वो डिपेंड करती हैं कि आपका लीगल स्टेटस क्या है। तो इसलिए आपको अपना लीगल स्टेटस बड़ा केयरफुली सिलेक्ट करना चाहिए। क्या आप मतलब अगर आप एक ही तरह की प्रोडक्ट या सर्विस सेल्स कर रहे हैं, तो अगर आप लोकली बिजनेस कर रहे हैं और अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस में हैं, तो आपका लीगल स्टेटस चेंज करने से काफ़ी सारे टैक्स इंसेंटिव और काफ़ी सारी रिबेट और सब्सिडीज जो हैं उनके लिए आप इंटाइटलमेंट आपकी हो सकती है। और मुझे ये बताइए कि जो स्टार्टअप होता है उसके लिए या एंटरप्रेन्योर के लिए बिजनेस प्लानिंग की और अपॉर्चुनिटी रिकग्निशन की क्या इंपॉर्टेंस है कि हाउ टू राइट अ बिजनेस प्लान? अगर उसे अपना बिजनेस सक्सेसफुल करना है तो बिजनेस प्लानिंग के बगैर तो कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आप अपनी अगर आइडिया या प्रोडक्ट के बारे में फाइनलाइज कर चुके हैं, तो जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है वो ये है कि आप अपने बिज़नेस की प्लानिंग करें। बिज़नेस प्लानिंग में ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप अकाउंट्स को देखें या नंबर्स को देखें, हर तरह की प्लानिंग है। आपको मार्केटिंग की प्लानिंग करनी है, आपको एचआर की प्लानिंग करनी है, आपको अगले 1 साल के लिए अपने रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की प्लानिंग करनी है। आपको देखना है कि आप किस मार्केट में पहले जाएंगे, कैसे जाएंगे, आपका मार्केटिंग बजट क्या होगा और आपको अपना मार्केटिंग बजट किधर एक्सपेंड करना चाहिए। क्या सिर्फ ऑनलाइन जाना चाहिए, क्या फिज़िकल जाना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें उसी वक्त पॉसिबल हैं और तभी सक्सेसफुल होंगी कि अगर आपका एक अच्छा बिज़नेस प्लान जो है वो डिज़ाइन करने में कामयाब हो जाते हैं। ये जो बिज़नेस आइडिया और बिज़नेस प्लानिंग के साथ कितनी इंपॉर्टेंस है कि किसी एंटरप्रेन्योर को या स्टार्टअप्स को अपना स्वॉट एनालिसिस करना ज़रूरी है
क्योंकि अगर उसको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का नहीं पता होगा और अपने बिजनेस प्लान के साथ वो को रिलेट नहीं करेगा, ही कैन नॉट बी ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो क्या इंपॉर्टेंस है स्वॉट एनालिसिस? देखिए, स्वॉट एनालिसिस जिसे हम कॉमनली स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स कहते हैं, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं कि जब तक आपको पता नहीं है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, मींस आपकी सर्विस या प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ क्या हैं, वो कितनी दूसरी सर्विसेज या प्रोडक्ट से बेहतर हैं, वीकनेसेस क्या हैं, मतलब आपकी प्रोडक्ट आप वीकनेसेस ये भी हो सकती है कि आप एक लिमिटेड क्वांटिटी से ज़्यादा सप्लाई नहीं कर सकते। वीकनेस ये भी हो सकती है कि आप एक एरिया में सप्लाई कर सकते हैं, रेस्ट ऑफ द कंट्री नहीं सप्लाई कर सकते। अपॉर्चुनिटी ये है कि कहाँ कहाँ गैप है, कहाँ कहाँ सर्विस ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रही, कहाँ कहाँ सर्विस जो है वो पुअर है जिसको आप क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। थ्रेट्स ये हैं कि क्या आप दूसरों के साथ compete कर सकते हैं। थ्रेट्स ये हैं कि क्या जब आप मार्केट में जाएंगे तो आपको क्या कस्टमर एक्सेप्ट करेंगे, क्या आपकी प्रोडक्ट जो है वो कितनी डिफ्रेंशिएट होगी दूसरों से कि दूसरे उसे एक्सेप्ट, कस्टमर आपके एक्सेप्ट कर सकें। तो ये जब 4 चीज़ों का आप एनालिसिस करेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप देख सकें कि क्या आपको मार्केट में जाना चाहिए इस प्रोडक्ट या सर्विसेज के साथ, और अगर जाना चाहिए तो आपको कैसे प्राइसिंग करनी चाहिए, कैसे कॉस्टिंग करनी चाहिए, कहाँ आप जाके ऑफ़र करेंगे, किस रेट पे ऑफ़र करेंगे, किस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को आप ऑफ़र करेंगे, ये तभी चीज़ें फाइनल हो सकेंगी। बहुत ज़बरदस्त आपने स्वॉट एनालिसिस की इंटरप्रिटेशन किया। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी यंग एंटरप्रेन्योर के लिए या सीजन या एंटरप्रेन्योर के लिए, वो उसकी सेल्स है, क्योंकि अल्टीमेटली उसका मार्केटिंग प्लान और उसकी सेल्स प्लान अगर उसको कामयाब नहीं करता, जितना मर्जी भी अच्छा आइडिया हो, बिजनेस प्लान हो, तो वो फेल हो जाता है। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्या कॉम्पिटेंस है सेल्स की और मार्केटिंग किसी एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए या डेवलप करनी चाहिए? देखिए, जो मार्केटिंग है, सेल्स है, उसी से लोगों को पता चलेगा कि आप कोई प्रोडक्ट ऑफ़र कर रहे हैं। अगर आपने एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट बनाई, बेस्ट ऑफ दी बेस्ट प्रोडक्ट आपके पास है, और अगर आपके वो घर के शेल्फ के अंदर ही पड़ी हुई है, तो किसी को ना पता है ना कोई आपसे लेने के लिए आएगा। तो एक अच्छा सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान का होना उतना ही ज़रूरी है जितनी आपकी प्रोडक्ट का अच्छा होना और सर्विसेज का क्वालिटी सर्विस होना ज़रूरी है। तो इसलिए जब तक आप अपनी एक अच्छी सर्विस या अच्छी मार्केटिंग नहीं करते, तब तक सेल्स या रेवेन्यू आना बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप अपने रेवेन्यू को एस्टीमेट करें तो हमेशा किसी बेस के ऊपर करें कि ये नंबर है, ये मेरा एजम्पशन है जिसकी बेस में मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मेरी इतनी सेल्स होगी। ये नहीं कि आप बस कह दें कि ठीक है हम फर्स्ट ईयर में 1 बिलियन रेवेन्यू लेके जाएंगे। अब 1 बिलियन रेवेन्यू के लिए आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट कितनी है, कितने कस्टमर एग्जिस्ट करते हैं, कितने ऐसे हैं जो सर्विस ले रहे हैं, कितने ऐसे हैं जिनको सर्विस नहीं पहुंच रही है, कितने ऐसे हैं कि जिनकी सर्विस जो पहुंच रही है वो ऑलरेडी इतने कंपेटिटिव रेट पर है कि आपके लिए उसको मैच करना पॉसिबल भी होगा कि नहीं होगा। तो आपकी जो सेल्स या रेवेन्यू के बजट्स या टारगेट हैं वो रियलिस्टिक होने चाहिए, एग्रेसिव नहीं होने चाहिए, और विदाउट अजम्पशन या विदाउट बेस नहीं होने चाहिए। ज़बरदस्त। मुझे ये बताइएगा कि क्योंकि सेल्स या मार्केटिंग के बेसिक कंपोनेंट्स के बाद एक एंटरप्रेन्योर के लिए या स्टार्टअप के लिए टीम बिल्डिंग की क्या ज़रूरत है? क्योंकि अल्टीमेटली ह्यूमन रिसोर्स है, क्योंकि उसके पास एक आइडिया है, सब कुछ है, लेकिन उसके वो एक कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स चाहिए, जो उसको सप्लीमेंट्री स्किल्स जो उसको टीम के सूरत में लोगों से मिलती है। मतलब आईटी का बंदा है, वो प्रोडक्शन का तो कर सकता है, अच्छा सा सॉफ्टवेयर बना सकता है, सेल नहीं कर सकता, तो उसको 1-2-3 अपनी टीम बनानी है, आइदर वो पार्टनर हो, आइदर उसकी वो एम्प्लॉय हो। तो टीम बिल्डिंग की किसी एंटरप्रेन्योर के सक्सेस में क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, आपका बिज़नेस उतना ही स्ट्रेंथन है जितनी आपकी टीम अच्छी है। अगर आपकी टीम अच्छी है तो आपका बिज़नेस भी अच्छा रन करेगा। अगर आपकी टीम अच्छी नहीं है तो आप जितनी मर्ज़ी अच्छी प्रोडक्ट ले आएँ, जितनी मर्ज़ी अच्छी सर्विस ले आएँ, कुछ भी नहीं हो सकता। और आपकी टीम में आपके गेट पे कीपर से लेके आपके सीईओ तक सबकी एक ही जितनी और सबकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर मैं ये कहूँ कि एक आपका बहुत अच्छा कस्टमर आया और आपके गेट कीपर ने उसको बदतमीज़ी करके वापस भेज दिया, तो आपकी प्रोडक्ट की और आपके सीईओ की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो इसलिए आप अपने हर डिपार्टमेंट के हर एम्प्लॉय को उतनी ही वेटेज दें जितनी आप चाहते हैं कि आपके बिज़नेस को वेटेज मिलनी चाहिए, क्योंकि आपके एम्प्लॉयज़ ही आपके बिज़नेस को रन करते हैं। आपके लिए आपके एम्प्लॉय, आपकी टीम उतने ही ज़्यादा ज़रूरी हैं जितनी आपकी प्रोडक्ट, जितनी आपकी सर्विस और जितने आपका एक अच्छा प्लान ज़रूरी है। ज़बरदस्त। आगे चलते हैं लास्ट क्लोजिंग की तरफ।
किसी एंटरप्रेन्योर के लिए दो सबसे बड़ी मुश्किल चीज़ होती है पैसा, कैपिटल, क्योंकि एंटरप्रेन्योर के पास टाइम एंड कैपिटल की गेम है ये। तो टाइम तो उसके पास बहुत होता है कि उसने ये भी करना है, और समटाइम काम कम होता है क्योंकि उसको एक ही बंदे को बड़े रोल्स में काम करना होता है। कैपिटल, हाउ टू रेस, कहाँ से पैसे बेचारा लाएगा, जिसके जेब में पैसे नहीं, बैंक में जाते हैं वो कोलेटरल मांगते हैं। तो कैसे फंड रेजिंग करे, कैसे अपने पैसे कहाँ से, क्या सोर्सेज हैं जो उसको अगर वो उसको पैसे थोड़े से सीड मनी मिल जाए तो वो अपने अपना बिजनेस प्लान को क्लिक कर सकता है। पहले मैं टाइम वाली मौजू पे बात करता हूँ। मेरे ख्याल में ये जो बहुत ज़्यादा बिज़ी लोग हैं वो वही हैं जो वंस फॉर ऑल कैटेगरी के लोग हैं, जो हर चीज़ में एक्सपर्ट हैं, हर चीज़ को वो खुद ही डील करते हैं, और ये चीज़ आपके बिज़नेस के लिए कभी भी सूटेबल नहीं होती। आप हमेशा अपनी उस चीज़ पे फोकस करें जो आपकी स्ट्रेंथ है। अगर मार्केटिंग आपकी स्ट्रेंथ है तो आप मार्केटिंग को देखें, अगर आपकी इंजीनियरिंग आपकी स्ट्रेंथ है तो आप इंजीनियरिंग को देखें, आपकी मार्केटिंग, आपका एचआर किसी ऐसे लोग बंदे को दें जो उसका एक्सपर्ट है। तो सबसे पहले तो ये, अगर आप ये काम कर लेंगे तो आपके पास टाइम काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होगा, और कभी भी आपको अंडर स्टाफिंग के साथ काम नहीं करना चाहिए, स्टाफ स्ट्रेंथ आपकी पूरी होनी चाहिए। अब दूसरी बात आ जाती है कैपिटल की। देखिए, अगर आपका आइडिया अच्छा है और आपका बिज़नेस प्लान अच्छा है, अगर आपने अपनी मार्केट स्टडी पूरी की है, आपने मार्केट रिसर्च पूरी, आपके लिए फंडिंग इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, R&D बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम हैं, जैसे अभी भी नौजवानों के लिए भी एक प्रोग्राम चल रहा है, स्टेट बैंक ने कुछ इंसेंटिव्स दिए हुए हैं, इसी तरह अल्टरनेट एनर्जी के ऊपर, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिफरेंट लो कॉस्ट फंडिंग सोल्यूशन जो है वो अवेलेबल है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस इंडस्ट्री में आप जा रहे हैं वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से क्या सब्सिडीज़ हैं, क्या फंडिंग्स अवेलेबल हैं, क्या उनकी कॉस्ट है, पहले तो ये होना ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि सबसे पहले जो लोग आपके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं वो आपके क्लोज सर्कल के लोग हैं, आपकी फैमिली, आपकी फ्रेंड्स। तो सब, क्योंकि वो उनको आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेसेस और आपके साथ एक लंबा अरसा गुजारने की वजह से उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी आपके ज़्यादा होता है। तो राइट अवे आप बिल गेट्स के पास जाने की बजाय आप सबसे पहले उन लोगों के पास जाएं जिनको आपकी स्ट्रेंथ पता है, जो आपके ऊपर रिलाई कर सकते हैं, और आप उनको भी रियलिस्टिक पिक्चर अपने बिज़नेस की पेश करें। तो सबसे आसान तरीका तो ये है। रही बात बैंक की कि वो बगैर उसके नहीं देते सिक्योरिटी के, वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बगैर हार्ड सिक्योरिटी के आपको फंडिंग नहीं मिलती, बड़ा मुश्किल है। उसके लिए अभी आप वेंचर कैपिटलिस्ट की तरफ जा सकते हैं, आप अपने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम दे सकते हैं। तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो आपको मिल सकती हैं, लेकिन अगेन वही डिपेंड करेगा कि आप अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करें, और ऐसा बंदा जिसकी स्ट्रेंथ ये है कि वो आपको फंड रेज करके दे सकता है, आप उससे ज़्यादा हेल्प आउट। आज के सेशन को क्योंकि हम रैप अप करने जा रहे हैं, मुझे एक आखिर में जाने से पहले, क्योंकि ये सिनॉप्सिस है, हम फिर एक एक टॉपिक पे डिटेल में जाएंगे अगले सेशंस में। मुझे ये बताइए कि जब कोई बिजनेस रनिंग हो या स्टार्ट होने वाला होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किस स्टेटमेंट की होती है फाइनेंशियल्स के अंदर? अगर वो उसको नज़र नहीं रखता वो स्टार्टअप या तो वो आउट हो जाता है विद इन, क्योंकि मोर्टेलिटी रेट 80-90% है। जो यंग जो नए बिजनेसेस आपको पता होगा जो स्टार्ट होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट क्या, इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कौन सी ऐसी है जो कि एक हर एंटरप्रेन्योर या स्टार्टअप्स, नए वालों को भी और पुराने वालों को भी, उनको आनी चाहिए? मेरी राय में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फेल होने में वो तो इतना रोल प्ले नहीं करते। जो मैंने देखा है, जो सबसे ज़्यादा फेल होने की वजूहत हैं वो सब कुछ अपने पास रखने की ख्वाहिश है, कि कोई भी चीज़ आप किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहते। अगर आपने बिज़नेस शुरू किया है तो आप ये तो चाहते हैं कि आपको फंड्स मिलें, ये तो आप चाहते हैं कि वर्किंग कैपिटल मिल जाए, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि कोई 1% का शेयर होल्डर आपके साथ आ। तो अगर आप अपने आइडिया को, अपनी ओनरशिप को शेयर करने के लिए तैयार हैं, तो आपके पास जो सबसे पहले चीज़ आएगी वो बेस कैपिटल, सीड कैपिटल आएगा। और बिजनेसेस नो डाउट बहुत अच्छे आइडियाज़ वाले, बहुत अच्छी प्रोडक्ट वाले, बहुत अच्छी सर्विसेज वाले भी फेल इस वजह से होते हैं कि उनके पास जो रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल है वो एग्जिस्ट नहीं करता।
तो अगर आप अपने बिज़नेस को रन नहीं कर सकते तो एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट जो आप बना ही नहीं सकते तो उसको वो बिकेगी कैसे। तो सबसे पहले आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना होगा वो आपके वर्किंग कैपिटल है कि आज अगर आप बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो अगले 1 साल तक आप अपने कैसे एक्सपेंसेस पूरे करेंगे, डेवलप कैसे करेंगे, प्रोड्यूस कैसे करेंगे, सैलरीज कैसे पे करेंगे। आपको सबसे पहले आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें। जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहेंगे तो ये आपकी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी। और कभी भी हो सकता है बहुत सारे बिजनेस ऐसे हों जो डे 1 पे बड़े अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हों, लेकिन फिर भी आपको एक कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ प्लानिंग करनी चाहिए और अगले साल 1.5 साल के लिए वर्किंग कैपिटल की प्लानिंग करके तब आप बिज़नेस शुरू करें। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। आपके आज आपने देखा कि आज हमने ये जो 100 का ये जो प्रोग्राम की जो सॉफ्ट लॉन्च में पूरा एक साइनॉप्सिस किया कि आने वाले 3 महीने 4 महीने में हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं आप इसमें एनरोलमेंट करें और एक एक करके हम इसको लाइव भी चलाएंगे, हम इसको अपनी क्लास में फिजिकली भी चंद जो विदाउट SOPs जो है ना 10 to 15 लोगों का या मैक्सिमम 20 लोगों का ग्रुप लेंगे और विद ऑल द SOPs हम इसको फिजिकल जिसे कहते हैं स्टैंड एंड डिलीवर और दूसरा जो साइड है ऑनलाइन, तो दोनों मॉडल होंगे। आप इस प्रोग्राम में एनरोल करें और आप इस प्रोग्राम की जो नए फीचर्स हैं जिसमें हर दफ़ा आपको कोई नया CEO भी मिलेगा जो कि अपनी इस सारी जो गुफ्तगू को हमने की है थेरेटिकल एकेडमिक वो बताएगा कि मैंने अपने फाइनेंस कैसे मैनेज किए, बताएगा कि मेरे पास अकाउंटेंट भी नहीं था और मैं खुद कैसे अपनी बुक मैनेज करता था, आज मेरी कितनी सेल हुई, कितनी मेरी एक्सपेंस हुआ, वो बताएगा कि मैंने अपनी प्रोडक्ट कैसे सेल की, वो बताएगा मैंने अपनी टीम कैसे हायर की, वो बताएगा मैंने नई मार्केट कैसे डिस्कवर की, वो बताएगा कि मैं डिजिटल कैसे हुआ, मैंने टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में कैसे इंट्रोड्यूस किया और स्केल अप किया अपना बिजनेस को। तो ये सारी जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, हमारा एक ही मकसद है कि अगर हम एक मुल्क में 100 एंटरप्रेन्योर्स अपना मैनेजमेंट हाउस के फॉरम पे प्लेटफॉर्म पे अगर डेवलप कर दें अगले 6 महीने के अंदर, तो इमेजिन करें हार्वर्ड की रिसर्च कहती है कि एक एंटरप्रेन्योर कम से कम 10 जॉब्स क्रिएट करता है। और अगर हम इसे कर दें मिनिमम 10 और मैक्सिमम 100 है, अगर हम एवरेज करें 20-30 भी रख लें, अगर एक बंदा एंटरप्रेन्योर बनता है तो अपनी जॉब्स इतनी क्रिएट करता है तो इमेजिन करें 3-4 हज़ार लोगों को जॉब्स क्रिएट करता है। इस वक्त इस मुल्क में सबसे बड़ा मसला जॉब्स का है। हम एंटरप्रेन्योर की इकोसिस्टम है, एंटरप्रेन्योर बनेंगे तो जॉब्स क्रिएट होंगे। ये नहीं होगा कि जॉब्स क्रिएट करें जॉब्स हवा में क्रिएट नहीं होंगी। हमें एंटरप्रेन्योर्स बनाने हैं और सब ने एंटरप्रेन्योर जैसे कि उन्होंने कहा नहीं बनना, कुछ ने जॉब्स करनी है और कुछ ने अपना बिजनेस करना है। तो बिजनेस की एक साइंस है, अगर हमने उसको खाली सिर्फ अल्लाह तवक्कल पे किया वो आखिर में ज़रूरी है कि गॉड हेल्प्स दोज़ हु हेल्प देमसेल्व्स। तो ये मेरी आज की कंक्लूडिंग लाइन है। स्टे विद अस। ये प्रोग्राम आप CEO टुडे मैगजीन, CEO टुडे TV, CEO टुडे जो क्या कहते हैं CEO क्लब पाकिस्तान और मैनेजमेंट हाउस और इजाज़ निसार और सफदर साहब की वॉल पे देख सकते हैं, YouTube पे देख सकते हैं। और क्वेश्चन कोई भी हो, फीडबैक को आप लिखें। हमारे इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में ये रेगुलर फीचर हुआ करेगा एक प्रोग्राम, हम एक पकड़ लेंगे सेगमेंट, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो मार्केटिंग हो, फिर डिटेल में जाएंगे, बाकायदा फ्लिप चार्ट होगा, हम बताएंगे कि ये मॉडल है, ये स्किल्स डेवलप करेंगे। खाली मैंने देखा है सर सफदर साहब रिसर्च कहती है कि जो बंदा एंटरप्रेन्योरशिप को स्टडी करता है एज अ सब्जेक्ट उसके कामयाब होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर जो नहीं करता, जिसके पास खाली आइडिया है। खाली आइडिया लेके आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। और रिसर्च ये भी कहती है कि एटलीस्ट एक बंदा जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं वो 10-15 साल जॉब्स करते हैं, पहले वो सीखते हैं किसी बड़े दायरे में, मार खाते हैं, रगड़ा लगाते हैं। ये नहीं कि यूनिवर्सिटी निकल के वो एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, तो वो खुद अपने तजर्बों से सीख के, लेकिन अब टाइम थोड़ा हो गया। और आखिर में हम इसके ऊपर एक अलग चैप्टर रखेंगे, हम किसी टेक्नोलॉजिस्ट को भी बुलाएंगे आप जी की कंपनी से कि एक एंटरप्रेन्योर के लिए टेक्नोलॉजी की कौन सी ऐसे स्ट्रीम्स हैं, सोशल मीडिया के ऊपर कैसे उसने अपनी मार्केटिंग प्लान बना के उसको डिजिटलाइज करना है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है और उसको कैसे उसने लीड्स जनरेट करके बिजनेस को डेवलप करना है। तो विद दीज वर्ड्स थैंक यू वेरी मच सफदर साहब, बहुत शुक्रिया जी आपका। नेकी का काम है, एक ये नेशनल, ये बेसिकली नेशन बिल्डिंग का काम है जो हमने एक चैप्टर पकड़ा है कि मेरा कारोबार, और इसको हम कनेक्ट करने जा रहे हैं असास प्रोग्राम के साथ और जो कामयाब नौजवान जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का प्रोग्राम है। तो इंशाअल्लाह ताला स्टे विद अस और वी नीड योर blessings and we need your prayers. Thank you very much. Allah. Thank you जी।